नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। तृतीय वर्ष कला, प्रश्न पत्र क्रम 11, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। इस विषय के अंतर्गत हम इकाई 4 का अध्ययन करेंगे। इस इकाई में लिपि विकास का सामान्य परिचय, इस मुद्दों पर हम आज की तासिका में चर्चा करेंगे। लिपि विकास का सामान्य परिचय। लिपि, यह शब्द संस्कृत के लिप धातु से बना है, जिसका अर्थ है लपेटना। मानव भाषा को अंकित करने का साधन जो है वह लिपि है। लिपि का कोशगत अर्थ लिखावट है, यानी कि लिखना। भाषा का आधार ध्वनियाँ है जो कानों से सुनी जाती है। इन कर्णगोचर ध्वनियों को दृष्टिगोचर बनाने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। भाषा अपने मूल रूप में ध्वनियों पर आधारित है। ध्वनियों को हम उच्चारित करते हैं तथा सुनते हैं। इस प्रकार भाषा की काल और स्थान की दृष्टि से सीमा होती है। भाषा तभी सुनी जा सकती है जब वह बोली जाती है, और वहीं तक सुनते हैं जहाँ तक उसकी आवाज़ जा सकती है, और इसलिए काल और स्थान की दृष्टि से भाषा में सीमा होती है। काल और स्थान की इस सीमा के बंधन से भाषा को निकालने के लिए लिपि का जन्म हुआ। निश्चय ही भला के विकसित हो जाने पर लिपि का विकास हुआ होगा। इस प्रकार से लिपि का सामान्य परिचय जो है वह देखा जाता है। अब देखेंगे लिपि की उत्पत्ति। लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई? लिपि की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में अनेक मत प्रचलित है, किंतु भाषा की उत्पत्ति की तरह ही यहाँ भी किसी मत पर एक मत होना असंभव है। पुराने लोगों का विचार या लिपि जो है वह ईश्वर की देन है, ऐसा माना जाता है। भारतीय पंडित मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा ने बताया था, अतः इसका नाम ब्राह्मी है। मिस्री पंडित इसे थात या आयरिस द्वारा बनाई गई मानते हैं, तो जू लोग मोजेस द्वारा प्रणीत मानते हैं। किंतु ये सभी मत जो है वह अंधविश्वास में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकतानुसार लिपि को स्वयं ही जन्म दिया है। आरंभ में रेखाएं खींची गई, देवता आदि के चित्र बनाए गए, रस्सी आदि में गांठें लगाई गई, और इसी के द्वारा लिपि की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। देवनागरी लिपि अब इसके बाद देवनागरी लिपि का विकास देखेंगे। हम हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखते हैं वह देवनागरी लिपि मानी जाती है। भारत में लिपि के प्राचीनतम प्रमाण 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मिलते हैं।
उस समय भारत में ब्राह्मी लिपि थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि पाणिनि के काल में यह ब्राह्मी लिपि जो है वह प्रचलित थी। 350 ईस्वी पश्चात इसकी मतलब ब्राह्मी की दो शैलियाँ हो जाती है, एक उत्तरी और दूसरी दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से चौथी सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई, जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। इस कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहा गया है, और इसका क्षेत्र उत्तरी भारत है, पर दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी यह मिलती है। दक्षिणी भारत में उसका नाम नागरी न होकर नंदी नागरी है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, कैथी, राजस्थानी, मैथिली, बंगला, असमी इत्यादि लिपियाँ जो है वह विकसित हुई है। अब देवनागरी लिपि का जो विकास है वह देखेंगे। देवनागरी लिपि का विकास निश्चित रूप से कब और कैसे हुआ, यह आज भी विवाद का विषय रहा है। इस लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग दिखाई देता है वह गुजरात के नरेश जयभट्ट, जिसके समयकाल 700 से 8वीं ईस्वी के लगभग, नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में क्रमशः राष्ट्रकूट नरेशों एवं बड़ौदा के ध्रुवदास ने अपने देश में इस लिपि का प्रयोग किया था। विजयनगर और कोंकण भी इसके विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। इसी मत के आधार पर बहुत सारे विद्वानों की यह मान्यता है कि सर्वप्रथम इसका विकास दक्षिण में हुआ और इसके अनंतर उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। वैसे यह जो लिपि है वह भारत के सभी क्षेत्रों में विकसित रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों से उपलब्ध शिलालेख, हस्तलेख, प्राचीन ग्रंथ आदि में देवनागरी लिपि ही अधिक मिलती है। आज तो संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में यह एकमात्र अधिष्ठात्री बनी हुई है। महाराष्ट्र में इस लिपि को बालबोध के नाम से भी जाना जाता है। बालबोध के कई वर्ण अ, श, झ, ल, क और त अब व्यापक रूप से देवनागरी लिपि के अंग बन गए हैं। इस प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास जो है वह देखा जाता है। उसके आगे ईसा की 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि मेवाड़ के गुहेल वंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, मध्य प्रदेश के हैहय वंशी राजा राठौर और कलचुरी नरेशों, कन्नौज के गाहरवारों, गुजरात के सोलंकी राजाओं में पर्याप्त मात्रा में देवनागरी लिपि प्रचलित रही। आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं थी। अ, ध, म, य, श और स के शिर दो भागों में विभक्त थे। 10वीं शताब्दी की देवनागरी लिपि के अनेक वर्ण आधुनिक वर्णों से बहुत पृथक है। सुंदर बनाने के उद्देश्य से इन्हें धीरे धीरे सुधारा जाता रहा और 14वीं शताब्दी तक आते आते बहुत कुछ कमियां दूर हो गई और आधुनिक विकसित रूप इसी मेहनत और विकास का प्रतिफल माना जाता है।
इस प्रकार से देवनागरी लिपि के विकास के संदर्भ में कहा जा सकता है। इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें बताई जाती है। अब देवनागरी लिपि जो है उसकी वैज्ञानिकता क्या है वह हम देखेंगे। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि विश्व की सबसे प्रसिद्ध लिपि है। यह एक आदर्श लिपि है। इसे आदर्श लिपि मानने का कारण यह है कि इसमें वैज्ञानिकता दिखाई देती है। वैज्ञानिकता के कारण ही यह लिपि लोकप्रिय बनी हुई दिखाई देती है। यहाँ हम वैज्ञानिकता की दृष्टि से देवनागरी लिपि की विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता, इसमें अभिव्यक्ति की दृष्टि से अधिक ध्वनि चिन्हों का प्रयोग दिखाई देता है। संपन्न ध्वनि चिन्हों से युक्त यह लिपि अभिव्यक्ति की विविध सूक्ष्मताओं को दर्शाने में सक्षम दिखाई देती है। इसी कारण यह दुनिया की उत्तम लिपि मानी जाती है। दूसरी बात, इसमें ध्वनि चिन्हों का वर्गीकरण दिखाई देता है। यह लिपि अक्षरिक होने के कारण साथ ही साथ अलग अलग व्यंजन तथा स्वर के चिन्ह इसमें दिखाई देते हैं। अरबी तथा रोमन लिपियों की तरह मिले जुले अक्षरों के आधार पर ध्वनि चिन्ह नहीं बनाए जाते। स्वतंत्र ध्वनि चिन्हों के कारण यह लिपि सर्वोत्कृष्ट बनी है। अगली विशेषता, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की दृष्टि से यह भी एक विशेषता है कि इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह का प्रयोग दिखाई देता है। रोमन लिपि में इस दृष्टि से दोष है। उसमें एक ही ध्वनि चिन्ह अनेक अक्षरों को व्यक्त करते हैं। के, सी, सी एच, सी के, क्यू, क ध्वनि के लिए यह चिन्ह दिखाई देते हैं। इस कारण भी रोमन देवनागरी लिपि की तुलना नहीं कर सकती। अगली वैज्ञानिक विशेषता है, देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। यानी कि हम लिखेंगे अलग और पढ़ेंगे अलग, इस प्रकार की बात देवनागरी लिपि में नहीं होती। वैज्ञानिकता की दृष्टि से देवनागरी लिपि की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। रोमन लिपि में इस दृष्टि से दोष दिखाई देता है। वहाँ पुट है तो बट वट है, यानी कि पुट शब्द अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर बट है। इस कारण रोमन लिपि बहुत कठिन हो गई है। इसके उल्टे देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, या जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषताओं में अगली विशेषता, वैज्ञानिकता की दृष्टि से देवनागरी लिपि की यह भी एक विशेषता है कि उच्चारण की दृष्टि से समान लिपि चिन्हों की आकृति में भी समानता मिलती हुई दिखाई देती है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, प, फ, भ। इस कारण देवनागरी लिपि अत्यंत सुंदर बनी हुई है। यानी कि समान लिपि चिन्हों की आकृति में भी समानता दिखाई देती है। अगली वैज्ञानिक विशेषताओं में वैज्ञानिकता की दृष्टि से देवनागरी लिपि की यह एक विशेषता मानी जाती है कि अर्ध अक्षरों को सुगमता के साथ बनाया जाता है। देवनागरी लिपि में अर्ध अक्षरों को बनाने के लिए अक्षरों के आगे जो खड़ी पाई होती है उसको हटाया जाता है। जैसे प का अर्ध रूप प और उस प से खड़ी पाई जो है वह हटाई जाती है। उसी प्रकार म का अर्ध रूप म
यानी कि म की भी खड़ी पाई हटाई जाती है। इसके कारण उच्चारण व्यवस्था जो है वह आसान हो जाती है। अगले वैज्ञानिक विशेषता, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की दृष्टि से एक विशेषता यह भी है कि इसमें त्वरा का गुण दिखाई देता है। त्वरा के कारण ही बोलने और लिखने में या विविध उपकरणों में जैसे टंक लेखन, संगणक आदि में यह लिपि त्वरा के साथ प्रयुक्त की जाती है। इसी प्रकार अगली वैज्ञानिकता की विशेषता, देवनागरी लिपि में रोमन लिपि की तरह छोटे बड़े यानी कि कैपिटल स्मॉल अक्षरों की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण अनावश्यक उलझन देवनागरी लिपि में नहीं है। यानी कि रोमन लिपि में किस प्रकार से कैपिटल और स्मॉल अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार का प्रयोग देवनागरी लिपि में देखा नहीं जाता और इसलिए अनावश्यक उलझन से हम बच जाते हैं। वैज्ञानिकता की दृष्टि से देवनागरी की यह विशेषता मानी जाती है। अगली वैज्ञानिकता की विशेषता, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की दृष्टि से यह भी विशेषता है कि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद संसार की कोई भी भाषा सफलतापूर्वक लिखी जा सकती है। इस प्रकार अगली विशेषता, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की दृष्टि से यह विशेषता है कि इस लिपि के लिए एक दीर्घ परंपरा दिखाई देती है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का समस्त वाङ्मय इसी लिपि में मिलता है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपि यही रही है। इस कारण इस लिपि में भारत की सांस्कृतिक एकता हमें दिखाई देती है। दुनिया की इतनी परंपरा से भरी हुई लिपि नहीं दिखाई देती। इस परंपरा के कारण ही यह लिपि जो है वह वैज्ञानिक बनी हुई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि अत्यधिक वैज्ञानिक दिखाई देती है। यह लिपि सरल और सुबोध होने के साथ ही साथ देश की परंपरा के अनुकूल ही है। वैज्ञानिकता के मानदंड के अनुकूल यह लिपि होने के कारण इसे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। इस प्रकार लिपि का विकास एवं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता जो है वह देखी जाती है।